आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रिपब्लिक डे परेड को लेकर आई एक रिपोर्ट से। जैसा कि आपको पता है कि गणतंत्र दिवस अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है और उससे पहले इस समय भारतीय सेना ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और इस समय लगातार जो रिहर्सल है वो शुरू करी गई है। आज कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स हमें देखने को मिले जहाँ पर हमें अपग्रेडेड BMP-2 सारथ देखने को मिली है जो कि हमें बेसिकली नाग मिसाइल कैरियर मार्क 2 के साथ देखने को मिली है। इसके अलावा हमें शक्तिमान रेजिमेंट देखने को मिली है जो कि अलग अलग अनमैन एरियल सिस्टम्स के साथ थी। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना हमें देखने को मिली है। भारतीय वायुसेना बेसिकली हमें वरुण फॉर्मेशन में देखने को मिली जहां पर एक PA टाइप पोसाइडन और 2 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट थे और हमें 6 राफेल फाइटर्स का जो वज्रांग फॉर्मेशन है ये भी देखने को मिला है। इसके अलावा कल हमने हाइपरसोनिक मिसाइल देखी थी। यानी इस बार की रिपब्लिक डे परेड काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और हमें भारत के अलग अलग फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में काफी कुछ नई जानकारियां देखने को मिलने वाली हैं। क्या भारतीय वायुसेना चीफ ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी Su-57 के साथ जा रही है। हालांकि उन्होंने इनडायरेक्टली नाम तो नहीं लिया है लेकिन एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो बदलते हुए चैलेंजेस है उसके हिसाब से खुद को ढालना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा जो कोलैबोरेशन है खासकर फॉरेन कोलैबोरेशन है उनके तरफ देख रही है। जैसा कि हमने जो जेट इंजन प्रोग्राम है उसमें कोलैबोरेशन को देखा है, यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजीज को इंडक्ट करने की बात कही गई है। और उसके बाद बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट और बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उनके इस स्टेटमेंट को रूस के Su-57 ऑफर से जोड़कर देखा है। क्योंकि अगर आप पिछले 2 दिनों की रिपोर्ट की बात माने तो उस दौरान हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिली। कल एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना इस समय कॉस्ट और दूसरे जो टेक्निकल असेसमेंट रिपोर्ट है जो रूस से भारत को भेजी जानी है इसका वेट कर रही है जो कि इस मंथ के एंड तक मिल जाएगी। और उससे पहले रूस ने एक और रिपोर्ट जारी करी थी जब उनके इंजीनियर्स भारत आए थे और उन्होंने नासिक प्रोडक्शन लाइन का अध्ययन किया था और ये बताया था कि 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो Su-57 के निर्माण के लिए पूरी तरीके से कंपैटिबल है या उसके लिए उपयुक्त है। और उसके बाद आज भारतीय वायुसेना प्रमुख का यह बयान कहीं ना कहीं इसको हम डायरेक्ट जोड़कर अगर ना भी देखें तो ये हमें हिंट जरूर देता है कि राफेल के अलावा भी एक और प्लेटफॉर्म है जिसके तरफ भारतीय वायुसेना देख रही है। हालांकि इस पे भविष्य में क्या होता है वो तो हमें पता ही चलेगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हमें आने वाले भविष्य में कुछ बड़े डेवलपमेंट होते दिखाई पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इनडायरेक्टली Su-57 डील का हिंट दे दिया है? और अगर ये सत्य है तो आप अगर Su-57 की डील होती है तो आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या वो हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम्स को प्रभावित करेगा या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है प्रयागराज से। आज प्रयागराज में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब प्रयागराज के KP ग्राउंड के पीछे साइड भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट अचानक से क्रैश लैंड करता है। दरअसल प्रथम दृष्टया जो देखने में चीज़ें लगती हैं उसमें यह पता चलता है कि हवा में उड़ान भरते समय ये अचानक से टेक्निकल मेलफंक्शन का शिकार होता है और कंट्रोल को खो देता है। ये तो गनीमत होती है कि सही टाइम पे पायलट्स के द्वारा जो पैराशूट है वो डिप्लॉय कर दिया जाता है और वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं वो तुरंत तालाब में कूद करके 2 पायलट जो उड़ान भर रहे होते हैं इस एयरक्राफ्ट में दोनों को वो रेस्क्यू कर लेते हैं। बाद में इंडियन एयरफोर्स की टीम आती है और एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है जहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी सहायता से एयरक्राफ्ट को बाहर रस्सियों के सहारे खींचकर निकाला जाता है। जिस समय ये हादसा हुआ हम वहीं पर थे और ये हमारे आंखों के सामने हुआ था और आप यकीन मानिए जिस प्रकार ग्रामीणों ने फुर्ती दिखाई उनकी तारीफ इस समय हर तरफ हो रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है जेट इंजन डिलीवरी को लेकर के। जेट इंजन डिलीवरी को लेकर एक चीज़ नई हमें सामने देखने को मिली है जहां पर अब यह स्पष्ट हो गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक भारत को डिलीवर करेगी। जी हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक ने रिपोर्ट्स में ये कंफर्म कर दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से बिना किसी अवरोध के बिना किसी समस्या के 20 404 इंजन भारत को एनुअली डिलीवर किए जाएंगे। और इसका सीधा मतलब ये है कि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इस समय 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाने में सक्षम है वो अपने प्रोडक्शन रेट को 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक ले जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले 5 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की बात जनरल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से करी गई है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि फाइनली एक बड़ा अवरोध जो अभी तक इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमें देखने को मिला था, इंजन डिलीवरी प्रोग्राम में देखने को मिला था,
वो अब हटने वाला है और भारत की एक बड़ी समस्या का समाधान कहीं न कहीं जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय भारत का जो मिसाइल इंटीग्रेशन इकोसिस्टम है उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ रही है, जहां पर डीआरडीओ की डायरेक्टरेट ऑफ एयरबोर्न मिसाइल एंड इंटेलिजेंट सिस्टम, जिसको आप DOAMIT के नाम से जानते हैं, वो अपने एफर्ट को और मजबूत करती नजर आ रही है। अगर हम DOAMIT की बात करें तो ये इस समय जो एयर लॉन्च मिसाइल्स का इंटीग्रेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाती है, जहां पर ये सुखोई 30 AMKI और दूसरे जो फाइटर्स हैं उसमें मिसाइल इंटीग्रेशन की भूमिका को सुनिश्चित करती है। और अब यहाँ पर सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए और जो टेस्टिंग है उसके लिए डीआरडीओ एक नई एम्बेडेड इंटरफेस सिस्टम को विकसित कर रहा है। और ये सिस्टम बेसिकली रिसर्च सेंटर इमारत, जिसको हम RCI कहते हैं, उनके द्वारा डेवलप किए गए SOC2 Mark II सिस्टम ऑन चिप पर आधारित है, जिसकी सहायता से फ्रंट लाइन फाइटर्स में मिसाइल का इंटीग्रेशन काफ़ी आसान किया जा सकेगा और जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको काफ़ी फास्ट किया जा सकेगा। भारत इस समय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 3 की शुरुआत कर चुका है, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 2 नए ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट को शुरू कर चुका है। और इसके अंतर्गत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 3 आर्किटेक्चर में हमें ADAH और ADAM इंटरसेप्टर्स मिसाइल देखने को मिलेंगी, जहां पर ADAH बेसिकली जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स है और जो दूसरे हाइपरसोनिक टारगेट्स है जिसमें MIRV कैपेबल मिसाइल्स है उनको इंटरसेप्ट करने का काम करेगा, जबकि ADAM जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि मैक 5 से ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करती है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। यानी भारत इस समय जो हर प्रकार के थ्रेट्स हैं उनके लिए एक लेयर्ड नेटवर्क पर काम कर रहा है, जहां पर छोटे ड्रोन से लेकर बड़ी और बड़ा घातक हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इंटरसेप्ट की जा सकेंगी। और डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को काफ़ी रैपिडली आगे बढ़ा रहा है। उनका उद्देश्य यही है कम से कम समय में भारत को एक रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम देना, जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी के मिसाइल्स के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाए। और यहाँ पर डीआरडीओ उसी हिसाब से काम भी कर रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के लिए टाइमलाइन सेट कर दी है कि इन्हें 2026 में कावेरी ड्राई इंजन का सर्टिफिकेशन पूरा करना है, तो वहीं GTRE ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसे ही एक बार कावेरी ड्राई इंजन का सर्टिफिकेशन पूरा हो जाएगा उसके तुरंत बाद कावेरी 2.0 के लिए जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है उस पर वो काम शुरू कर देंगे, जिसके अंतर्गत एक ऐसा इंजन विकसित किया जाएगा जो कि 55 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो कि F404 की तुलना में ज़्यादा है। F404 54 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है, जबकि ये नया इंजन उसको सरपास कर लेगा। रिपोर्ट दावा करती है कि ये इंजन ओवरऑल 90 किलोन्यूटन के आसपास जो वेट थ्रस्ट है ये प्रदान करेगा और जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन की एक बड़ी कमी को भी यहाँ पर चिन्हित करके उसे इस इंजन में रिमूव किया जाएगा। वो है भारत की हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में थ्रस्ट ड्रॉप करने की प्रॉब्लम। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन भारत की हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में 10% तक थ्रस्ट को ड्रॉप करते हैं, जबकि ये चीज़ें हमें इस नए इंजन में देखने को नहीं मिलेंगी। और जब तेजस को मिड लाइफ अपग्रेड मिल रहा होगा उसी दौरान इंजन रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं GTRE जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो क्या समय पर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।